हर बच्चे का एक सपना होता है कि बड़े होकर वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस अधिकारी, केएएस अधिकारी बने या फिर अध्यापक बने। परंतु विरले ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जनप्रति बनकर समाज की सेवा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक के सुपुत्र जो पिछले 25 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हैं और 26 सालों से आरएसएस के साथ हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जेके न्यूज़ नेटवर्क के कार्यक्रम में एक शख्सियत में। जी धन्यवाद अभिषेक जी, आपका और आपकी टीम का भी, जिन्होंने आज इस अति विशिष्ट कार्यक्रम के लिए मुझे चयनित किया और आज अपना कीमती समय मेरे साथ व्यतीत करने का फैसला किया। आपका शुक्रिया। बाल अवस्था देखा जाए तो सबके लिए बहुत ही सुनहरा समय होता है अपने जीवन काल में। सर, अगर आपसे बाल अवस्था की बात करें तो आपका बचपन, बाल अवस्था कैसे बीती? देखिए, बचपन में जैसे रूटीन हर बच्चे का स्कूलिंग होती है। आजकल तो बच्चे बड़े फास्ट है, पेरेंट्स की बड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। जब हमारा समय था लेट 70s और अर्ली 80s का, मेरे पिताजी उस वक्त केंद्र सरकार की नौकरी करते थे और हम 3 भाई और एक हमारी बड़ी बहन, हमारी एक फैमिली बड़ी क्लोजली निटेड हमारी फैमिली थी। और मैं मॉडल अकेडमी स्कूल में मेरी स्टार्टिंग की शिक्षा हुई। उसके बाद मैंने गांधीनगर में हमारा बड़ा नोन स्कूल था, कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल, वहाँ तक मैं 10th तक मेरी क्वालिफिकेशन की। उसके बाद 11th 12th दीवान बद्रीनाथ विद्या मंदिर से, और 12th के बाद आपको भी याद होगा 90s अर्ली 90s में एक प्रकरण चला था, इंजीनियर्स, डॉक्टर सब उसी लाइन पे चलते थे। तो मुझे भी, मेरे पिताजी का भी मन था और मेरा भी इस लाइन में था कि मैं इंजीनियरिंग करूं। फिर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी से हमने सिविल इंजीनियरिंग की और ठीक तरीके से एक अच्छे वातावरण में, अच्छी पारिवारिक पालन पोषण में और बहुत कल्चर्ड सिस्टम में हमारा बचपन निकला है। परिवार ने बड़े अच्छे संस्कार दिए। पिताजी चाहे केंद्र सरकार की नौकरी में रहे, हालांकि उन्होंने बिफोर टाइम रिटायरमेंट ले ली थी। 1983 में उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके एक स्वयं का खड़ा किया और ट्रांसपोर्ट लाइन का बिजनेस था जहां उनका अपना इंटरेस्ट भी था और उस बिजनेस को इस्टेब्लिश किया। अल्टीमेटली जम्मू के एक टॉप के ट्रांसपोर्टर भी वो एक समय पे कहलाए जाने लगे जब लंबा समय उनका बिजनेस में हो गया। तो इस तरीके से स्कूलिंग और स्कूलिंग के बाद कॉलेज, और मुझे लगता है कि एक क्लोजली निटेड फैमिली की तरह हमारा ये बचपन वो निकला है। जी, राजनीतिक सफर के बारे में हमें कुछ बताइए कि राजनीतिक सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ और कैसा आपको आना हुआ? देखिए, समाज सेवा का प्रति परिवार में ही शुरू से रहा। पिताजी नौकरी में भी थे, बिजनेस में भी थे, तो समाज के प्रति अपनी कोई ना कोई जिम्मेवारी वो निभाते रहते थे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनकी जरूरत रही तो वो उपलब्ध रहते थे। वही कहीं ना कहीं परिवार के अंदर जब बातें होती थी, देखने को मिलता था, जो लोग मिलने आते थे उनको देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, तो वहां से भी एक संस्कारों का एक जो है चैनल शुरू हुआ था। और शुरू से मेरा मन भी था, राजनीति तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन पब्लिक के अंदर रहने का मेरा कोई शुरू से। स्कूल टाइम पे भी मैं इस टाइम में ऐसी गतिविधियों में रहता था। कहीं कोई डिबेट कंपटीशन है तो आगे रहना, कहीं पार्टिसिपेशन हो रही है तो खुद को आगे करना, इस तरीके के प्रोग्रामों में रहने का मन रहता था। लेकिन कॉलेज के दौरान मुझे पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ने का मौका मिला और वो एक रास्ता बना मेरा। जब एजुकेशन कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन हुई, तो हमारा फैमिली बिजनेस था। फैमिली बिजनेस में खुद को भी इन्वॉल्व किया, बड़े भाई साहब भी फैमिली बिजनेस करते थे। और उसके बाद मैंने भी अपना एक स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री का यूनिट इस्टेब्लिश किया 1997 में और वही लाइन हमारी चली। अल्टीमेटली ये ट्रैक बनना था, वो बन चुका था। शुरू से एक जैसे एक लालसा किसी में भी रहती है, पर मेरी भी वो लालसा नहीं थी कि मैं कोई अधिकारी बनूं या बहुत बड़ा नौकरी करूं। कुछ नौकरी करने का मन कभी रहा ही नहीं। बिजनेस के अंदर ही शुरू रहा, लेकिन बिजनेस अच्छे से रहे। और जिस तरीके से हमारे पिताजी ने हमारे परिवार को बहुत अच्छे संस्कारों में पाला है, बड़ा किया है, समाज में उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा रही है। आज भी लोग उनके नाम की वजह से हमें जानते हैं। तो वो चीज़ मैं उसको, उस डेकोरम को मेंटेन रख सकूं, ये कोशिश हमेशा रही है। तो अलबत्ता 1995 में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बना। फिर देयर वाज नेवर लुकिंग बैक और लगातार चलता गया। आज मैं पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता हूं। मैं आज भी खुद को पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लेता हूं और आपके सामने ही है, सारे मीडिया को भी पता है, समाज को भी पता है कि पार्टी के कामों में मैं पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ काम करता हूं और लगातार वो प्रक्रिया चल रही। पारिवारिक जीवन का सफर आपका कैसा रहा?
इसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा मेरा परिवार है। मेरी धर्मपत्नी जो एक वर्किंग वुमन होने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से परिवार को उन्होंने संभाला भी, और ना सिर्फ संभाला बल्कि बड़ी क्लोजली जो है उसको उन्होंने मैनेज भी किया है। वो स्वयं भी लेक्चरर है, गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं, लेकिन परिवार को कभी उन्होंने इग्नोर नहीं होने दिया। मेरा बेटा है, 2 मेरी बेटियां हैं, और सबका आपस में बहुत प्यार है। ना सिर्फ प्यार है बल्कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। आजकल के बच्चे, हालांकि सब बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, कई बार मैंने नोटिस भी किया, कई पेरेंट्स के साथ बच्चे आगे से बोल पड़ते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे परिवार में किसी भी बच्चे के अंदर ऐसे कोई भी सोच नहीं है कि परिवार बच्चों में पेरेंट्स के आगे बोलना है। जो पेरेंट्स ने कहा है उसका पालन पोषण करना है, क्योंकि हमने भी अपने पेरेंट्स के आगे कभी मुंह नहीं खोला आज तक। अगर कोई डिमांड भी हुई है तो सहज भाव से रखी है। अगर वो मानने लायक हुई तो पेरेंट्स ने मानी है, अगर नहीं मानने के लायक तो उन्होंने कहा ये नहीं होगा, तो हमने उसकी जिद नहीं की है। फॉर्चुनेट ये रहा कि हमारे बच्चों ने भी वही तरीका अपनाया है। अगर बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है और उनको लगा है कि ये पेरेंट्स पूरी कर सकते हैं, और हमें लगा है कि उन्होंने चाहा है तो हम पूरी करेंगे, तो हमने की है। जहाँ लगा है कि ये बच्चों की डिमांड पूरी करने के लायक नहीं है, तो हमने सहज भाव से बच्चों को कहा, तो बच्चों ने उसको माना है। तो मैं इस मामले में बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हालांकि अभिषेक जी, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता की पारिवारिक जिंदगी हमेशा ही डिस्टर्ब रहती है। मैंने खुद बड़ी स्ट्रांगली महसूस किया है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आप तभी एक डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हो अगर आपका पीछे परिवार सक्सेसफुल है। तो अगर आपकी फैमिली लाइफ सक्सेसफुल है, फैमिली लाइफ में कोई हिचकिच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप लोगों को रोज फेस कर सकते हो। अगर आपके परिवार के अंदर ही कोई अंतर कला है तो फिर आप समाज के अंदर वो पर्सनैलिटी बन के नहीं उभर सकते। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे मेरे माता पिता जी के बाद मेरी धर्मपत्नी जी से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, और कई बार तो मुझे भी नहीं ध्यान में होता है और उन्होंने वो काम किए होते हैं। कई बार मेरे अपने पॉलिटिकल लाइन के अंदर ही कई बार कुछ चीज़ें जैसे फेसबुक पे लोड करना है, मेरा कुछ डाटे बनाना है, मेरा कुछ डाटा फॉरवर्ड करना है, तो खुद भी किया होता है, तो मुझे नहीं ध्यान में होता, तो ये लोग करते हैं। तो ये अच्छा फॉर्चुनेट होता है। हम माँ बाप का ध्यान ना देकर मंदिरों, गुरुद्वारा, मस्जिदों में जाते रहे, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर आप आपके परिवार में आपके माँ बाप के प्रति आपकी जिम्मेवारी आप निभा रहे हो, उनको पूरी इज्जत दे रहे हो, जो देखभाल उनकी करनी है वो कर रहे हो, फिर आपको किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है, आपका तीर्थ वहीं पे हो जाता है। तो मेरी ये पारिवारिक जिंदगी है नटशेल में, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ उससे। इनफैक्ट शायद वो मेरे से कई बार गिला शिकवा होता है कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ। अभी तो चलो ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो इसमें तो फिर फुल समय भी है, इसके में भी हम निकलते हैं बाहर तो वो चिंतित रहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। लेकिन बाहर लोगों को हमसे उम्मीद है। आज बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं है, उनकी चिंता भी हमने करनी है। और कोशिश करता हूँ मैं रोज 50-60 परिवारों तक कुछ न कुछ खाद्य सामग्री, कोई दवाई की उनको जरूरत है वो पहुंचाऊं, ताकि उनको लगे कि कोई ना कोई हमारी चिंता करने वाला है। हमने भी विजुअल्स देखे हैं जिसमें आप लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और वहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पे हर एक नहीं पहुँच पा रहा है। साथ में मैंने देखा है कि आपने ग्लव्स पहने होते हैं और मास्क का अभी पूरा यूज़ किया होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 20 अप्रैल 2017 को आपने MLC की शपथ ली थी, अनुभव कैसा रहा? देखिए, MLC बनना मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त केक वॉक था। इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब ये कुछ सीटों का चुनाव आया तो मुझे पार्टी की तरफ से पहले पूछा गया कि आप चुनाव लड़ोगे। चुनाव लड़ना किसी भी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा एक खुशी का एहसास होता है। और उस वक्त मुझे याद है 6 सीटों पे चुनाव था। 5 सीटें जो है वो थी कि वो वोटिंग से जीती जाएंगी, और जो 6ठी सीट थी उस पर टेस्ट था, हमारे पास वोट कम थे। लेकिन मुझे, क्योंकि मेरी लीडरशिप ने एक टेस्ट दिया था मेरा, तो मैंने उनको कहा था कि मैं लड़ूंगा। बड़ा मुश्किल था। सच शर्मा जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो मैंने उनसे कहा था कि आम पब्लिक का वोट लेना फिर भी कहीं वक्त आसान होता है, लेकिन एक विधायक का वोट लेना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फॉर्चुनेट था, ईश्वर मेरे साथ थे, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था, मेरा परिवार मेरे साथ था, और हमने वो चुनाव लड़ा। आप सबको पता है मीडिया जगत को कि कैसे वो 1-to-1 टाई अप हुआ। टाई अप के बाद फिर वो ड्रॉ पे आई बात, और ड्रॉ पे आई तो उसमें सही मायने में फिर भगवान की ताकत काम आई। तो फॉर्चुनेट था, वो लकी ड्रॉ में भी मैं विजयी रहा और मैं MLC बन के आया। और हालांकि हमें अरसा बहुत कम मिला, 6 वर्ष का हमारा टेन्योर था, लेकिन क्योंकि ये रिफॉर्म हुआ, UT हो गई,
और उसके बाद काउंसिल डिसॉल्व होगी। मुझे सिर्फ 2.5 वर्ष काम करने का मौका मिला है, लेकिन मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ, मुझे यकीन है, ईश्वर को हाजिर नाज़िर मान के कहता हूँ कि मैंने 2.5 वर्षों में हर नुक्कड़ कॉर्नर पे जहां मेरे से किसी को उम्मीद थी मैं वहां पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी का पीछे एक नाम है जिसकी वजह से विक्रम रंधावा जाना जाता है, अन्यथा विक्रम रंधावा कुछ भी नहीं है, ना कोई शख्सियत ना पहचान है। और मेरे लिए बड़ा चाहे छोटा अरसा है, टेन्योर रहा है, लेकिन मैं इसको 6 वर्ष से कम नहीं मानता हूँ। कोई मुझे कहते हैं आपको कम टाइम मिला, नंदन जितना मिला है इतने मैंने 6 वर्ष का काम किया है। और आज भी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लोग मेरे उस छोटे से टेन्योर को भी बार बार याद करवाते हैं कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर ईश्वर की कृपा रही तो और रास्ते भी खुलेंगे। प्रभारी के नाते आपने लद्दाख में अपनी जीत के झंडे गाड़े हैं और एक बीजेपी को वहाँ पे एमपी भी दिया है, साथ में चुनावी सफ़र के दौरान आपका दिल्ली भी जाना हुआ, कैसा अनुभव रहा? देखिए विशेष जी, लद्दाख की सीट मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी और हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री अशोक कौल जी ने जब मुझे जिम्मेवारी दी थी, मेरे ध्यान में है उस दिन जम्मू की पोलिंग होनी थी और मुझे रात को कन्वे किया गया कि कल आपने ले जाना है। तो मैंने अशोक जी को बोला जी कल तो पोलिंग है और पोलिंग वाले दिन तो मैं अपने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ पे जाता हूँ, हर कार्यकर्ता के बीच में रहता हूँ, मैं तो क्षेत्र छोड़ता नहीं हूँ। वो कहने लगे कि आप तैयारी कीजिए, कल आपने जाना है। और आप यकीन कीजिए सुबह तकरीबन 8:30 बजे मैंने अपना वोट कास्ट किया है और वहीं से मैं और अशोक कौल जी और दिल्ली से राम माधव जी आए थे और हम ले चले गए हैं। लद्दाख की सीट थोड़ी चैलेंज इसलिए बन गई थी क्योंकि लद्दाख के हमारे जो मौजूदा सांसद थे थुप्सन साहब, उन्होंने 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, मेंबरशिप से भी और पार्टी से भी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया था। उनकी एक बहुत अच्छी छवि थी वहां पे। मैं वहां लद्दाख के प्रभारी के नाते भी रहा हूं, मैंने वहां काउंसिल के चुनावों में भी काम किया, संगठन को भी खड़ा किया और केंद्र की तरफ से बड़े सख्त निर्देश थे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की दूसरी इनिंग्स की तैयारी हो रही थी और हमने 282 से आगे चलना था। तो 282 से आगे चलने का मतलब ये था कि जो 2014 में हमने 282 सीटें जीती हैं, पहले उनको बचाना है और फिर टैली को बढ़ाना है। तो हम जम्मू कश्मीर की 3 सीटें 2014 में जीते थे, हालांकि लद्दाख की सीट हम सिर्फ 36 वोटों से जीते थे 2014 में। लेकिन लद्दाख की सीट की स्थिति को देख के बड़ा असमंजस स्थिति बनी थी। तो फिर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी और संगठन महामंत्री अशोक कौल जी ने बैठ के एक फैसला किया कि हम जामेंग साहब को उतारेंगे कैंडिडेट के नाते। और आप यकीन कीजिए उनके कैंडिडेट बनने से लेकर सांसद बनने तक जब तक नतीजा नहीं निकला, मैंने अपने पांव जमीन पे नहीं छोड़े। ये पहली बार हुआ है कि हमें करगिल से 3000 से ज्यादा वोट पड़ा है। हम कभी 500-600 से ऊपर नहीं जाते थे और 100% जो मुस्लिम शिया वोट है उन्होंने वोट किया हमें और बड़ा अच्छा नतीजा निकला। फिर आपने देख सकते हैं कि हमने 12,000 वोट से और सीट जीती। फिर वो हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी की पोलिंग अच्छी हो, मैक्सिमम बुद्धिस्ट पोलिंग जो हमारे फेवर में हुई, अगर हमने 42,000 वोट लिया है तो तकरीबन 37-38,000 वोट हमें बुद्धिस्ट वोट पड़ा है और वो एक रास्ता बना। मेरी अपनी एमएलसी की सीट जीतने से ज्यादा खुशी मुझे लद्दाख पार्लियामेंट की सीट जीतने की खुशी हुई थी, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। और उसके बाद आपको पता ही है जब जब दूसरे प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगती हैं। हमारी दिल्ली में व्यवस्था लगी थी, दिल्ली में जाना हुआ, मैं 9 दिन तक दिल्ली में रहा हूँ। रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में मेरी जिम्मेवारी थी और बड़ी अच्छे तरीके से हमने वहाँ फाइट भी दी, हालांकि बेशक हम वो सीट हार गए। हर एक कोई ना कोई किसी न किसी से इंस्पायर पक्का होता है जिंदगी में। इंस्पायरेशन आपको किससे मिलती है और क्यों? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक इंस्पायरेशनल फैक्टर होना भी चाहिए, मस्त है। आप किससे इंस्पायर हुए, किससे आप प्रभावित हुए, किससे आपने क्या सीखा, ये परिवार में भी हो सकता है, परिवार से बाहर भी हो सकता है। कई बार आप बाहर की किसी पर्सनैलिटी से भी इंस्पायर हो जाते हो कि वो काम अच्छा करता है व्यक्ति, उससे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। तो मेरे लिए बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि मेरे पिताजी मेरे लिए हमेशा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन रहे। और मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल होता है और माता पिता ही बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन होते हैं। लेकिन एक बड़ी इंस्पायरेशन उनसे मुझे मिली है कि निस्वार्थ भावना के साथ काम करना। तो मेरे माता पिता जी मेरी बहुत बड़ी इंस्पायरेशन रहे हैं और मुझे इस फील्ड में इनकरेज करने में मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। परंपरा की बात करें तो जैसे कि आपकी परंपरा है राजनेता होना, जनप्रतिनिधि बनना, आपके पिताजी और आप जन सेवा कर रहे हैं,
कि आने वाली संतानें जो आपके बच्चे हैं क्या वो इस क्षेत्र में आएंगी? देखिए, मेरा बेटा है, बड़ा है, लॉ कर रहा है और साथ में मेरे जो फैमिली बिजनेस है उसमें भी मेरे साथ बड़ा सहायता के तौर पे रहता है। और राजनीति क्षेत्र में आना या नहीं आना ये तो उसकी अपनी मंशा है। अलबत्ता यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद की टीम के साथ अच्छा काम करता है। मेरी बेटियां हैं और दोनों बहुत ही ज्वलंत और इंटेलिजेंट हैं, बहुत एक्टिव हैं। और अब मेरी तरफ से कोई ऐसी रुकावट नहीं है। अगर कल को इस लाइन में आना चाहते हैं राजनीति क्षेत्र में तो मैं वेलकम करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि राजनीति क्षेत्र में नौजवानों को जरूर आना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को आना चाहिए। कल को मेरे बच्चों में से कोई भी राजनीति क्षेत्र में आगे आने का प्रयास करेगा तो सुनिश्चित तौर पे जहां तक मेरा सहयोग होगा मैं सहयोग दूंगा। बिल्कुल, जैसे आपके पिताजी ने आपका सहयोग दिया आप भी देंगे। धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर यूटी का फ्यूचर आपकी नजरों में क्या है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म हुआ है। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेड़ियों में धारा 370 बांध दी गई थी। संविधान में एक ऐसी धारा डाल दी गई जहां जम्मू कश्मीर के लोगों की बंदिशें जो है वो बढ़ा दी गई थी। एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाने का प्रयास किया उस वक्त के लोगों ने जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, शुरू से हम बोलते आए हैं, लेकिन सही मायने में इस चीज को अगर अमली जामा पहनाया गया तो ये 5 अगस्त 2019 के बाद और विशेष करके 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब ये धारा पूरी तरह से हटाकर लागू हुई और 1 नवंबर से यूटी बन गई। कई राजनीतिक पार्टियां आपने देखा भी है, वो धमकियां भी देते थे कि ब्लड शेड हो जाएगा, झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, या तिरंगे की आवाज लेने वाला कोई नहीं रहेगा, भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आज वो लोग कहां चले गए, कहां लुप्त हो गए वो लोग। 88% जो है सेक्रेटरीट के अंदर कश्मीरी जो है वो एम्प्लॉई है। 12% जो है पहले लेके और जम्मू के लोग मिला के होते थे, जिसमें से 10% जम्मू के, 2% लेके। आप ये देखो इतना बड़ा भेदभाव ये क्यों होता, ये इसलिए होता था क्योंकि डोमिनेंस थी। अब वो डोमिनेंस खत्म होगी, आहिस्ता इसे न्यूट्रलाइज किया जाया करेगा। और आप देखेंगे कि अभी नई एक राह भी चल पड़ी है। 148 साल पुरानी एक प्रथा थी दरबार मुंह वाली, क्या इसकी जरूरत है कि नहीं है? आप हर वर्ष 250 से 300 करोड़ रुपया हर 6 महीने के बाद खर्च करते हो। 1 महीना जाने का, 1 महीना आने का, और 10 महीने में काम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा जम्मू के लोगों को कश्मीरी डोमिनेंस ने खराब किया है और उसका कारण रहा है हमारे पिछले जो हुक्मरान रहे हैं, जिनकी भी सरकारें नहीं है, उनकी बदौलत रहा है। अब वो डोमिनेंस खत्म होगी और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और 250 से 300 करोड़ रुपया हर 6 महीने के बाद, मतलब 600 करोड़ रुपया आपका साल का जो बचेगा वो विकास पे लगेगा। जम्मू वालों के काम जम्मू में हो, कश्मीर वालों के काम कश्मीर में हो, ये आपस में प्यार भी बना रहे। और ये जो 148 वर्ष की पुरानी, ठीक है महाराज जी के समय पे उन्होंने शुरू किया था, लेकिन इसका मिसयूज किया कश्मीरी हुक्मरानों ने और मुझे लगता है वो खत्म होगा आने वाले दिनों में, आप देखिएगा। और मुझे लगता है कि जम्मू का फ्यूचर जो है ब्राइट है। विक्रम जी, अंत में सिर्फ आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हम आपको लोग जो जेके न्यूज नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जेके न्यूज नेटवर्क बहुत ही बेहतरीन टीम का गुलदस्ता है और जम्मू की कोई भी जो है ज्वलंत आवाज को, जम्मू के लोगों की पीड़ा को बाहर निकालने में जेके न्यूज नेटवर्क बहुत बेहतरीन रोल निभाता है। मैं आप सबका पहले आभारी हूं कि आपने मुझे अपने इस एक शख्सियत कार्यक्रम के लायक समझा और मेरा आज साक्षात्कार लिया। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से बहुत से ऐसे पहलू हैं जो लोगों तक शायद नहीं पहुंचते होंगे, वो पहुंचेंगे। लोगों को कुछ हमारे बारे में भी जानकारी मिलेगी और इसके अलावा भी बहुत से पहलुओं को जेके न्यूज नेटवर्क जो टच करता है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। आजकल मोबाइल के माध्यम से हर चीज जो है वो सार्वजनिक हो जाती है, वो अच्छा भी है। और इसके अलावा जो नशे के साथ हमारी नौजवान पीढ़ी जुड़ती जा रही है, अगर जेके न्यूज नेटवर्क एक मुहिम चलाए कि हमने नौजवानों के अंदर एक ऊर्जा भरनी है कि नशे को हमने छोड़ना है, नशे से दूर भागना है, नशा इस पीढ़ी को खत्म कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य होगा, ये आपको टेकअप करना चाहिए। आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपसे कल्पना भी करता हूं कि आपका ये चैनल और तरक्की करे और भी लोग ज़्यादा आपके साथ सब्सक्राइब भी करें ताकि एक जम्मू को एक अच्छा और ज्वलंत चैनल मिल सके। तो ये थे विक्रम सिंह रंधावा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अभिषेक जी आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला और मेरे इस निवास स्थान पर आकर अपनी इस टीम का मुझे हिस्सा बनाया। थैंक यू सर।